नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड में। दोस्तों, जैसा कि आपका डीएलएड का पेपर चल ही रहा है, तो उसमें अब आपको लास्ट समय में एक रिवीजन क्लास को देखनी पड़ती है, जिससे आपका पूरा मतलब कॉन्सेप्ट जो है वह क्विक टाइम पे क्विक रिकैप की तरह हो जाए और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो इसके अंतर्गत हमने आज आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं कुछ इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को देखेंगे, बाकी क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किस प्रकार घनिष्ठ संबंध है, बताइए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या होता है? वैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों पर आधारित होता है तथा विज्ञान के आधार पर दूरदर्शी का विकास प्रौद्योगिकी के दूरदर्शी के प्रयोग से चंद्रमा के विषय में अवलोकन किए गए तथा मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है कि विज्ञान की ही सहायता से हम विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी से चंद्रमा तक पहुँच पाए हैं, विज्ञान की ही सहायता से पहुँच पाए हैं। तो ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संबंध। तो इसको आप बना के लिख सकते हैं। और भी इसमें आप लिख सकते हैं कि विज्ञान की ही मदद से हमने आज कोविड जैसी महामारी से लड़ने में सक्षम हो पाए हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। तो दैनिक जीवन में आप उपयोगिता विभिन्न बिंदुओं द्वारा लिख सकते हैं। परिवहन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रिक्शा, साइकिल, बस, रेलगाड़ियाँ, वायुयान आदि बन गए हैं, जिससे हमें कहीं भी आवागमन में बहुत कम समय में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। चिकित्सक से क्षेत्र में बहुत से ऐसे असाध्य रोग थे जिनका कोई इलाज नहीं था, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ ही उन लोगों के भी टीके हमें मिलने लगे, जैसे कि कोविड का ही देख लीजिए। विज्ञान के विकास के साथ ही कोविड का भी टीका हमने खोज ही लिया। जनसंचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीग्राम आदि आ गया है कि हम अगर आदमी एक पृथ्वी के एक कोने पर बैठा है और दूसरा आदमी दूसरे कोने पर बैठा है, फिर भी हम जनसंचार के माध्यम से उनके बारे में हालचाल उनका ले सकते हैं। उद्योग हो रहे हैं, उद्योगों का विकास हो रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार के हमें तकनीकें मिल रही हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रेडियो, टेप रिकॉर्डर, राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध क्षेत्र में भी हमें विभिन्न प्रकार की मिसाइलें बनी है। इसको आप बना के लिख देंगे। अगला प्रश्न है कि दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका। आपको दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका लिखनी है, तो आप इसको लिख देंगे दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या है। तो दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका, जैसे आप विभिन्न चीज़ें, जैसे मैंने ऊपर वाला जो प्रश्न बताया था, दैनिक जीवन में मनुष्य की क्या दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या है कि वो चिकित्सक क्षेत्र में मदद कर दिया है, परिवहन बहुत आसान कर दिया है, कहीं भी आवागमन आसान हो गया है। जनसंचार के माध्यम में से बहुत हमें आसानी मिली है, हम एक कोने से बैठे हुए होकर दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से भी हालचाल उसका पूछ सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में तथा सुरक्षा के क्षेत्र में, तो यह आप बना के लिख दीजिएगा। विज्ञान के उपयोग और दुरुपयोग, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विज्ञान के उपयोग और दुरुपयोग, इसको आप ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में विज्ञान की वजह से अनेक परिवर्तन आए हैं। कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर, कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की देन है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन का साधन भी टेलीविज़न, गैसीय ईंधन, यातायात के विभिन्न साधन, रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान सभी विज्ञान की देन है। लेकिन इसके कुछ क्या है, दुरुपयोग भी हैं। दुरुपयोग क्या है, बताइए। विज्ञान के दुरुपयोग क्या है? विज्ञान के दुरुपयोग हैं, पहली बात तो जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो बम बन रहे हैं भयावह, जैसे हाइड्रोजन बम बन रहा है, ये दुरुपयोग है। अब विज्ञान का, अब आपको एक तरीके से बताऊं, आप लिख सकते हैं कोविड जो फैला वह भी विज्ञान का ही दुरुपयोग है, क्योंकि विज्ञान का ही दुरुपयोग हो, क्योंकि खोजकर्ता ही कोविड को फैला दिए। और आप लिख सकते हैं इसमें विभिन्न दुरुपयोग लिख सकते हैं, जैसे इसमें और आप क्या लिख सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के रोज़गार को रोक दिया गया है, रोज़गार, क्योंकि मशीनीकरण से रोज़गार में कमी आ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है इससे। तो आप विज्ञान के दुरुपयोग दैनिक जीवन में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके अध्ययन के क्षेत्र में टेलीविज़न किस प्रकार उपयोगी है। टेलीविज़न के बारे में आप लिखना है, टेलीविज़न किस प्रकार उपयोगी है। दैनिक जीवन में हमें सूचनाओं से हमें अवगत कराता है, विभिन्न प्रकार की हमें मनोरंजन करता है ना। तो टेलीविज़न के बारे में आप लिख सकते हैं, हम एक क्षेत्र में बैठे होकर भारत के या विश्व के किसी भी क्षेत्र के बारे में हम यहाँ से देख सकते हैं। विश्व के बारे में जानकारी हमें हमारी जानकारी हमें देता है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। वर्ष 1966 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में आशातीत, मतलब बहुत जो उम्मीद थी उससे कम जोत में वृद्धि करना, इसे हरित क्रांति कहा गया। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 1967 और 66-67 में कृषि उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को अपनाया गया तथा हरित क्रांति में गेहूँ को क्या लिखेंगे आप, गेहूँ को 500% तक बढ़ा दिया गया था और धान को 200% तक।
तो इसको आप लिखेंगे, गेहूँ को 500% तक और धान को 200% तक, इसको आप ध्यान रखिएगा। और हरित क्रांति जनक कौन है, इसको भी आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग के बारे में लिख देंगे, हरित क्रांति जनक। और भारत में हरित क्रांति जनक, इसको ये सब पॉइंट लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। भारत में हरित क्रांति जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन थे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो भारत में हरित क्रांति जनक थे। और हरित क्रांति जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है, इसको आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है कि रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत क्या है। तो रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जमा कर गैस उत्पन्न की जाती है। तो ज्वलनशील पदार्थ को जमा दिया जाता है, फिर गैसें उत्पन्न की जाती हैं जो नीचे की ओर अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती हैं। यह गैसें रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल देती हैं, जिससे रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। तो क्या होता है इसमें, जैसे ये रॉकेट है मान लीजिए, तो यहाँ ये जो गैसें हैं इधर बहुत तेज़ वेग से निकलती हैं, तो ये ऊपर की ओर फोर्स करती हैं रॉकेट को उड़ने के लिए, प्रेशर बल देती हैं, तो ये ऊपर की ओर उड़ता है। तो यही है रॉकेट का सिद्धांत उड़ने का। रॉकेट की रचना आपको इतना लिखना नहीं है। उत्प्लावन बल का प्रयोग देख लीजिए। उत्प्लावन बल का प्रयोग क्या है, एक डंडी लेकर उसमें बीच से धागा बांध दीजिए। अब दोनों किनारे पर दो एक जैसी वस्तुओं को बांध दें, डंडी के बीच से धागे से बांध कर उठाएं तो आप देखते हैं डंडी सीधे है, यदि नहीं है तो वस्तुओं का साम से दूरी की व्यवस्थित करें। तो अब किसी एक तरफ की वस्तु के नीचे पानी भरा बर्तन रखें। अब आप क्या देखते हैं, दूसरी तरफ की वस्तु को डंडी नीचे झुक जाती है। स्पष्ट है कि पानी में डालने पर वस्तु में भार में कमी आती है। तो उत्प्लावन बल का प्रयोग में आप क्या सीखें कि किसी भी वस्तु को पानी में डालेंगे अगर, तो उसके भार में क्या होता है, कमी आती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पानी में वस्तुओं द्वारा हटाए गए पानी द्वारा वस्तु की ऊपर की ओर बल लगता है, तो वही उत्प्लावन बल है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के 3 नियम थे, जो उसमें से पहला है न्यूटन के गति विषयक नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी वेग से चलते रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, न्यूटन के पहले लॉ को। इसको आप ध्यान रखिएगा। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के पर, दूसरा नियम जो था न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम था, इसमें क्या था, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया जो बल है वह उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। तो यह बराबर क्या होगा, एम में होगा। इसको आप ध्यान रखना। मास अपॉन एक्सीलरेशन, मतलब मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और एक्सीलरेशन का मतलब त्वरण। तो यह द्वितीय का, या इनका न्यूटन का द्वितीय नियम था। इसे क्या कहते हैं, गति विषयक द्वितीय नियम। और पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। इसको आप ध्यान रखिएगा। जड़त्व का नियम पहला था, जिसमें क्या कहा गया था, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और वह यदि वह मूव कर रही है तो वह मूव ही करती रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दूसरा क्या है कि वह न्यूटन का गति विषयक नियम था, जिसमें कहा गया कि किसी वस्तु पर बाहर लगाया गया जो बल होगा वह उसके द्रव्यमान और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमणात्मक होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। यह बराबर के एम में होगा, जहाँ के क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण है कि क्रिकेट की गेंद में लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है। तो ये उदाहरण और एक क्या लिख सकते हैं आप कि जब कोई आदमी जब गन फायर करता है तो उसका हाथ पीछे तरफ थोड़ा सा झटका खाता है, वो क्या है, यही न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम का ही हल है। अगर कोई ट्रेन चलती है तो वह भी थोड़ा सा पीछे हो जाती है एक बार, ये क्या है, न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम का ही है, क्योंकि उसका जो फोर्स होगा वह मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर। तृतीय नियम क्या है, तृतीय नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसमें क्या कहा गया, अगर आप ए हैं, आप ए बी पर बल लगा रहा है तो बी भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तृतीय नियम का क्या कहता था, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। इन दोनों बलों में से एक क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं, अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको यही नियम ये था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तैरते समय मनुष्य पानी के पीछे धकेलता है, ये क्रिया हो गई। परिणाम स्वरूप जल क्या करता है, मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है। मतलब ये जैसे पानी है तो ये हाथ से इधर, अगर आप इधर आप क्रिया कर रहे हैं, इधर आप बल लगा रहे हैं, पानी को ढकेल रहे हैं, तो पानी क्या करेगा, पानी इधर बल लगा देता है तो आपको आगे की तरफ धकेल देता है। तो ये है
मतलब जितना आप क्रिया करेंगे उतनी प्रतिक्रिया आपको अलग दूसरे विपरीत दिशा में मिलेगी। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों में पृथ्वी के पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया रूप में पृथ्वी घोड़े के आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बिंदु देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला प्रश्न है कि जीव जगत के बारे में आपका क्या अभिप्राय है। तो जीव जगत के बारे में क्या अभिप्राय है? समस्त जीवधारियों का संसार ही जीव जगत कहलाता है। तो मतलब जो समस्त जीवधारी जहाँ रहते हैं उसे ही जीव जगत कहलाता जाता है। इसमें सजीव वस्तुएं जैसे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव जगत में सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे। जीव जगत को निम्नवत 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जीव जंतु को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। चलिए देखते हैं एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं। इस वर्ग में जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है। जीवों का जो शरीर होता है एक कोशिकीय होता है, जैसे जीवाणु होते हैं, यीस्ट होते हैं, अमीबा होते हैं, पैरामीशियम आदि। अब बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं कि इस वर्ग के जीवों को शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन जीवों को आसानी से देख सकते हैं, जैसे मक्खी, हाइड्रा, केचुआ, बरगद, कुकुरमुत्ता। मतलब जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं। एक कोशिकीय जीव जिनका जीवों का जो शरीर है एक कोशिका से बना होता है, जैसे छोटे बहुत छोटे जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वे एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला प्रश्न है कि सजीवों में होने वाली मुख्य जैविक क्रियाएं क्या हैं। तो सजीवों में होने वाली मुख्य जैविक क्रियाएं क्या क्या हैं? सभी जीव संवेदनशील होते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये एक क्रिया है। सभी जीवों में श्वसन क्रिया चलती रहती है और ऊर्जा मुक्त होती है इससे। सभी जीवों में वृद्धि होती है, यह भी जैविक क्रिया है। सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। सभी जीव कोशिका से मिलकर बने, चाहे वे एक कोशिका हो चाहे वो बहुकोशिका हो, लेकिन वो कोशिका से ही बने हैं। कोशिका जीवधारी के शरीर का आधारभूत इकाई होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु किसे कहते हैं। तो बताइए कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु किसे कहते हैं। कोई 3 उदाहरण भी हमें देना है। तो अकशेरुकी जीव कौन होते हैं? ऐसे जंतु जिनके मेरुदंड अथवा हड्डियों को कंकाल नहीं पाया जाता है, उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। मतलब जिनके हड्डी नहीं होती है, साधारण शब्दों में कहें, वे अकशेरुकी जंतु होते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा आदि। और कशेरुकी जंतु कौन होते हैं? जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, पक्षी, गाय, इंसान आदि। कशेरुकी जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो इसको आप लिख दीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे और जंतु हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसमें आप लिख दीजिएगा पौधे और जंतु हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसमें आप लिख दीजिएगा जंतु हमें दूध, दही, शहद, चमड़ा, ऊन, मांस आदि तथा पौधे से अनाज, फल, सब्जी, कागज, हवा आदि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार पौधे और जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं। जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं कैसे हैं बताइए। जंतु हमें कैसे लाभदायक है? भोजन प्रदान करने में। जंतु हमें शाकाहारी और मांसाहारी सभी प्रकार के भोजन की उत्पत्ति करते हैं, जैसे दूध देते हैं, मांस व अंडे देते हैं, शहद देते हैं। तथा दूसरा क्या है, वस्त्र प्रदान करने में वो मदद करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की पश्मीना शॉल हो गई, वो पश्मीना शाल हो गई, और विभिन्न प्रकार की पहाड़ी बकरियों से, ऊँटों से ऊन तैयार करके स्वेटर आदि बनाया जाता है। उत्सर्जन में अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन पर टिप्पणी। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप अनेक हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन है। तो साधारण शब्दों में कहूँ कि हमारे शरीर से जो हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनको बाहर निकालना शरीर से ही उत्सर्जन है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन है। यह कार्य जिन अंगों से किया जाता है वह उत्सर्जी अंग कहे जाते हैं। और एक उदाहरण अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट उत्सर्जी अंग कौन सा है? लीवर। हमारा लीवर जो है वह उत्सर्जी अंग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उत्सर्जी अंग के मुख्य अंग ये बता दीजिए। गुर्दे जिसे वृक्क कहते हैं, इसे लीवर कहते हैं। मूत्रवाहिनियाँ भी होती हैं, मूत्राशय, मूत्रमार्ग आगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लीवर या गुर्दा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सांप, छिपकली तथा मेढक द्वारा जीभ से लेने वाले कार्य। तो सांप, छिपकली और मेढक जीभ द्वारा क्या करते हैं? सांप, छिपकली और मेढक आदि अपने जीभ से सूंघने का कार्य करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। सांप, छिपकली, मेढक जो अपने जीभ से सूंघने, छूने तथा सुनने का कार्य करते हैं। सांप के कान पाए जाते हैं लेकिन वो जो कान होते हैं वह अविकसित होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। सांप के कान पाए जाते हैं लेकिन वे कान अविकसित होते हैं, तो इसलिए सांप सुनने और सूंघने तथा छूने का काम किससे करते हैं? वह जीभ से करते हैं। जबकि मेढक क्या करता है? शिकार पकड़ने के लिए। मेढक की सुनने की क्षमता होती है, तो मेढक जो करता है वह जीभ से शिकार करता है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला प्रश्न है
कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का वर्णन करना। जीवों में निम्न प्रकार की विभिन्नता पाई जाती हैं। आकृति में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि इंसान बड़ा होता है, और अगर पैरामीशियम को देख लीजिए, अमीबा को देख लीजिए, तो वे बहुत छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। आकार में विभिन्नता पाई जाती है। आकार में भी विभिन्नता, आकार जैसे मैंने बताया इंसान और अमीबा, और आकृति में विभिन्नता पाई जाती है। कोई पशु ऐसे होता है, तो कोई गोल होता है, तो कोई लंबा होता है, तो ये आकृतिक विभिन्नता हो जाएगी। आदतों में भी विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जीवों में आदतों में विभिन्नता पाई जाती है। रहन सहन में विभिन्नता पाई जाती है। कोई ठंडे जल में रहते हैं, तो कोई गर्म जगह पे रहते हैं, कोई गर्म स्थान पे, कोई ठंडे स्थान पे रहता है। आवास में विभिन्नता पाई जाती है, वैसे ही ठंडे स्थान और गर्म स्थान में रहते हैं। परिवेश में विभिन्नता पाई जाती है। कोई अति आर्द्र जगह रहता है, तो कोई अति शुष्क जगह रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? इतनी प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवों में अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाएं समझाइए। तो अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे क्रियाएं जो अपने आप होती हैं तथा जिन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता, वे क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम चौंक जाते हैं, जैसे गर्म वस्तु को हम छू लेते हैं तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं। अगर दिमाग ये करता तो उसमें कम से कम 1 मिनट का टाइम लगता, तब तक तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो मेडुला नियंत्रित करता है। इनमें क्या होता है कि इसमें हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता, ये अपने आप होती हैं स्वतः रूप से। ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिन कार्यों को हम दिमाग से सोच समझकर अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, वो सभी ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदा आदि। तो ऐच्छिक क्रियाएं के उदाहरण देख लीजिए। और अनैच्छिक क्रियाएं के पढ़ना, लिखना, समस्या हल करना, टीवी देखना, स्वादिष्ट भोजन सूंघना, दिल का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है। सांस लेना अनैच्छिक, भोजन का पाचन अनैच्छिक, मूत्र का निर्माण अनैच्छिक तथा चौंकना आदि अनैच्छिक क्रिया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों की संरचना तथा प्रकार का वर्णन कीजिए। तो सूक्ष्म जीवों की संरचना तथा प्रकार का हमें वर्णन करना है। भोजन का विभिन्न अणुजीवों से घनिष्ठ संबंध है। ये अणुजीव भोजन के पोषक महत्व को बढ़ाने, कम करने, साथ में उनको पूर्ण रूप से नष्ट करने व अपना हानिकारक प्रभाव उन पर छोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन पर अणुजीवों के प्रभाव को जानने के लिए अणुजीवों का पूर्ण अध्ययन करना आवश्यक है। वह जीव जो सदा आँख में दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, वे अणुजीव कहलाते हैं। अणुजीव 3 प्रकार के होते हैं: बैक्टीरिया या शुक्राणु, फफूंदी जिसे फफूंदी या यीस्ट कहते हैं, या खमीर यीस्ट भी। फफूंदी अलग होता है, यीस्ट अलग होता है। ये सभी अणुजीव एक कोशिकीय होते हैं। भोजन व अन्य पदार्थों पर निर्भर रहने तथा उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए दृष्टि से अणुजीव के निम्नलिखित वर्ग होते हैं। तो निम्नलिखित वर्ग देख लीजिए, दिया गया है: मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, आत्मपोषी आदि। अगला प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण क्या है? दूध के प्रयोग में लाने से पहले यह क्यों आवश्यक है? तो पाश्चुरीकरण क्यों आवश्यक है दूध में, ये बताइए। पाश्चुरीकरण वह क्रिया है जिसमें किसी द्रव को एक निश्चित ताप पर पहले निश्चित समय के लिए रखा जाता है, जिसमें द्रव में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म कण जैसे नष्ट हो जाते हैं। तो निश्चित समय के लिए निश्चित ताप पे उसको रखा जाता है, जिससे कि उस द्रव में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और द्रव अधिक समय तक संरक्षित रखा जाता है। दूध में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव दूध को उबालने से नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध कुछ समय तक संरक्षित बना रहता है। इसलिए दूध के उपयोग में लाने से पहले इसे उबाला जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य परिरक्षण या संरक्षण किसे कहते हैं? तो भोजन एक अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य को अपनी स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए इस प्रकार का भोजन करना चाहिए जो कि संतुलन होने के साथ साथ पूर्ण रूप से कीटाणु रहित हो, जिसको आप ध्यान रखिएगा। प्रायः अधिक गर्मी के मौसम में भोजन में बैक्टीरिया तथा अन्य छोटे जीव प्रवेश कर जाते हैं तथा भोजन को विषाक्त बना देते हैं, परंतु भोजन संरक्षण की विधियों का उपयोग करके भोजन को कुछ समय तक संग्रहित किया जा सकता है। इसी प्रकार से भोजन संरक्षण की विधियों के द्वारा अतिरिक्त भोजन को एक साथ दूसरे स्थान पर भेजकर उपयोग में लाया जा सकता है। सारूप में यह कहा जा सकता है कि भोजन संरक्षण का कारण भोजन से हानिकारक जीवाणु को नष्ट करके एक निश्चित समय तक भोजन संग्रहित किया जा सकता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, खाद्य परिरक्षण क्या है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुकूलन किसे कहते हैं? बताइए अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय और मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताना है हमें। तो अनुकूलन या अडाप्टेशन किसे कहते हैं? आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों ने ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने के सहायक हो, उसे अनुकूलन कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जलीय अनुकूलन क्या है? जलीय जीवधारी जैसे मेढक, मछली, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि अपनी रचनात्मक विशेषताओं के कारण जलीय वातावरण में जीवित रहते हैं। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनसे श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं जैसे गिल्स होते हैं। तो इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं गिल्स बने गए हैं, इसलिए वे जलीय अनुकूलन करने में सक्षम हुए हैं। तो जलीय अनुकूलन क्या शुरू में इनमें गिल्स होगी? नहीं होगी, लेकिन ये जलीय अनुकूलन करते करते इसलिए इनके शरीर में गिल्स का विकास होने लगा।
तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखी तथा चपेट पंख होता है। तो तैरने के लिए इनका शरीर की जो बनावट होती है वह तैरने के लिए बहुत उपयुक्त होती है तथा पंख जो होते हैं चपटे होते हैं। आँख पर निमेशक पटल होती है, आँख में जो होती है एक पटल होती है ताकि पानी का प्रभाव न पड़े। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूल है। तो ये जो लक्षण है ये मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूल है। इस प्रकार अन्य जलीय जंतु में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण वे जल में निवास कर पाते हैं। जंतुओं की तरह ही जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। तो जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधे का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है, क्योंकि पानी में रहना है इनको, इसलिए इनका जो शरीर होता है कोमल तथा कमजोर होता है। इन पादपों के शरीर के सभी भागों में मृदतक अधिकता होती है और काष्ठीय ऊतक अत्यंत सूक्ष्म भाग में होते हैं। तो काष्ठीय ऊतक जो होते हैं मतलब जो दृढ़ ऊतक होते हैं वह बहुत सूक्ष्म भाग में होते हैं। पत्तियाँ पतली होती हैं, कटी फटी होती हैं, तैरने की अवस्था में होती है, मतलब पत्तियाँ जो होती हैं तैरने की अवस्था में होती हैं। पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। पत्तियों चूँकि सूर्य तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है सूर्य की रोशनी, इसलिए रंध्र होते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं कैसे पेड़ पौधों ने भी, जलीय पेड़ पौधों ने भी अनुकूलन कर लिया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। मरुस्थलीय अनुकूलन कैसे होता है? मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना, कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधे के बीच जीवित रहना। उपयुक्त कठिनाइयों को निराकार हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय खुरदरी त्वचा, मतलब वो क्या करते हैं, उनमें कांटों का जो विकास होता है वह जल संरक्षण के लिए होता है। जल संचय के लिए क्या करते हैं, खुरदरी त्वचा बना लेते हैं। अधिक बाल जिनके होता है, लंबे तथा पैर होते हैं तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे ऊँट के होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सूर्य से बचने के लिए लंबे बाल हो जाते हैं, अधिक बाल हो जाते हैं। पैर लंबे होते हैं ताकि उनका पैर न दर्द करे। जंतुओं के समान मरुस्थल में उगने वाले पौधे या पेड़ों को भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह पौधे प्रायः पानी की कमी, सूर्य की तीव्र रोशनी तथा दिन के समय उच्च तापमान को सहते हैं। तथा इन पादपों का क्या विशेषताएँ हो जाती हैं फिर इस कारण से? जड़ तंत्र जो होता है वह बहुत नीचे तक फैला होता है। जड़ जो होती है वो बहुत नीचे तक फैली होती है। ये मिट्टी है तो बहुत ज़्यादा नीचे, ताकि पानी का जितना भी हो सके थोड़ा बहुत भाग वो मिला जा सके। दूसरा क्या होती है विशेषता? तना मांसल, चपटा, हरा एवं स्पंजी होता है। तो तना जो होता है इनका स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचयित का कार्य करता है। तो जो तना होता है बहुत स्पंजी होता है ताकि जल संचय अधिक से अधिक हो सके। जैसे नागफनी। पत्तियों में रंध्र जो होते हैं गड्ढों में धसे होते हैं। तो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं गड्ढों में धसे होते हैं ताकि वाष्पीकरण बहुत कम हो सके। और जैसे कनेर होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियों, मांसल या कांटों या सल के रूप में पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की कमी के लिए पत्तियों में क्या होता है, कांटों का जन्म हो जाता है, जैसे नागफनी, सतावर, भड़बाड़ा आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखनी है। तो हमें सूक्ष्म जीवों किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है देख लेते हैं। इसका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए भी कुछ इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिए। जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि लाने के लिए भी कुछ जीवों का उपयोग किया जाता है। वैक्सीन बनाने में किया जाता है। अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों में लैक्टोबैसिलस नामक जीव होता है जो ना पनीर बनाने में, दही बनाने में उन्हीं का उपयोग होता है। तो ये भी जीव है सूक्ष्म। तो अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थ के उत्पादन में भी सहायक होता है। जंतुओं को बीमारी से बचाने में भी कुछ सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं जो हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। किण्वन में सहायक होता है। पौधों को रोगों से बचाता है। कुछ जीव जो होते हैं पौधों को रोगों से बचाते हैं। और एल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में सहायक होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। इतने उपयोग हैं सूक्ष्म जीवों के हमारे दैनिक जीवन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भोज्य पदार्थ, फल आदि का परिरक्षण किस प्रकार करेंगे, वर्णन कीजिए। तो परिरक्षण मतलब हम संरक्षण जो भोज्य पदार्थों का है उसे दो तरीके से कर सकते हैं, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी कैसे करते हैं, हम उसे जीवाणु रहित कर देंगे। दूसरा क्या है, नमी से दूर रखेंगे तो वह कुछ समय तक परिरक्षण हम उसका कर सकते हैं। ठंडे स्थान पर रखेंगे, जैसे भोजन आदि को अगर आपने रात में खाया, आपका कुछ भोजन बच गया तो आप उसको ठंडे स्थान पर रख देंगे तो आप उसको कुछ समय तक उसको प्रिजर्व रख सकते हैं। वायु से दूर रखने से भी कुछ वायु में जीवाणुओं में ज़्यादा वृद्धि होती है, इसलिए वायु में अगर आप दूर रखेंगे किसी भी सामान को तो उसमें संरक्षण के कुछ समय तक आप उसको संरक्षित रख सकते हैं। अस्थायी परिरक्षण कैसे होता है कि ऊष्मा द्वारा परिरक्षण। इस विधि में खाद्य पदार्थों में विद्यमान जीवाणुओं को ऊष्मा द्वारा पहले नष्ट कर देते हैं, जैसे कि पाश्चुरीकरण होता है। तो इसमें क्या होता है, नमक द्वारा परिरक्षण। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर आप नमक की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसमें जीवाणु के लिए विष कम हो जाते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, इसलिए आप उसको ज़्यादा समय तक संरक्षित रख सकते हैं। चीनी के द्वारा भी परिरक्षण। अगर किसी भी पदार्थ में 66% से अधिक चीनी की मात्रा रखने से उसमें जो वो होते हैं परिरक्षण करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि
ज़्यादा चीनी की सांद्रता होने के कारण जो जीवाणु के लिए विकसित होने की जो वो होती है अनुकूलनता, वो कम हो जाती है। तो इसलिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ऊष्मा द्वारा परिरक्षण करने से स्थायी परिरक्षण होता है, नमक ज़्यादा मिला देंगे 10 से 15%, चीनी द्वारा परिरक्षण करने से, और एक होता है तेल अगर किसी भी ज़्यादा है तब भी हो सकता है परिरक्षण। रसायनों द्वारा परिरक्षण करने से अगर पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट आदि रसायन मिला देंगे तो विभिन्न खाद्य पदार्थों का संरक्षण बहुत अधिक समय तक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसे किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण किया जाता है और उनके परिरक्षित खाद्य पदार्थों के नाम भी लिखिए। तो परीक्षण किए जाने वाले 4 फल हैं आम, सेब, अनानास, आंवला, चेरी इत्यादि। इनसे बनने वाले जूस क्या हैं? आम से बनने वाले जूस क्या हैं? आम से अचार बनता है, जूस भी बनता है। सेब से क्या बनता है? सेब से भी जूस बनता है। अनानास से भी जूस बनता है। आंवला से क्या बनता है? आंवला से मुरब्बा बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चेरी से क्या बनता है? जूस बनता है। तो ये कुछ फल हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के, आप इसमें और भी अचार बनने के बहुत फल हैं। आंवला देख लीजिए, आंवला का भी अचार बनता है। विभिन्न प्रकार के फल हैं जिनके अचार के रूप में प्रिजर्व किया जाता है। अचार, अच्छा ये बताइए, अचार रूप में अगर बना देते हैं तो वह ज़्यादा समय तक क्यों चलता है बताइए? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होती है, उसमें हम रसायन भी मिलाते हैं और उसमें तेल की भी मात्रा होती है। ये सब क्या करते हैं, ये विषाणु को लिए अनुकूलनता जो होती है वो बहुत कम कर देते हैं, इसलिए ये ज़्यादा समय तक परिरक्षित हम कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का संक्षेप करिए। धातुओं के संरक्षण की विभिन्न विधियाँ देखते हैं। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मिश्र धातु बनाकर, जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है, गैल्वेनीकरण आपने पढ़ा होगा। गैल्वेनीकरण में क्या होता है, किसी भी धातु पर हम उसके जिंक का अगर हम परत चढ़ा देते हैं, इसे ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे कि क्षरण को हम कम कर सकते हैं। तो मिश्र धातु बनाकर किसी एक धातु में दूसरी धातु या धातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संरक्षण से सुरक्षित हो जाती है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है, जिससे आसानी से जंग नहीं लगता। तो स्टेनलेस स्टील में बहुत ही मुश्किल से जंग लगता है, जो लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। ग्रीस या तेल अगर हम लगा के रखेंगे किसी भी धातु में, तो वह उसमें वायु की नमी और संपर्क समाप्त कर उसका संरक्षण हम कर सकते हैं। विद्युत लेपन द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर हम कर देंगे तब भी उसका संरक्षण करते हैं। जैसे क्रोमियम, टिन तथा निकल वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से ही प्रभावित नहीं होते हैं अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा पॉइंट है पेंट का लेप चढ़ा के अगर हम पेंट कर देंगे तब भी उसका हम कुछ समय तक वो क्षरण होने से बचा सकते हैं। और गैल्वेनीकरण जिसे धातु चढ़ाना कहते हैं, जैसे मैंने बताया, उससे भी हम बचा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपायों को लिखिए। तो प्राकृतिक संपदा क्या है? प्राकृतिक संपदा में जल, वायु, जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र तथा धरती से मिलने वाले खनिज पदार्थ, धातुओं, कोयला, पेट्रोलियम आदि होते हैं। तो प्रकृति से भी हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उसे हम प्राकृतिक संपदा में लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके संरक्षण के उपाय देख लेते हैं। जंगल की कटाई को रोकी जाए, तो जंगल के कटाई को मतलब निर्वनीकरण को रोका जाए और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएँ। अगला बिंदु क्या है? खनिज पदार्थों का दोहन कम किया जाए। तो खनिज जो पदार्थ हैं उनका जो हमें विवेकपूर्ण रूप से दोहन करना है ताकि वह भविष्य के लिए भी बचा रह सके। जल संरक्षण के विभिन्न प्रयास हमें किए जाएँ। जल संरक्षण के नदियों पर बांध बनाया जाए तथा जल की बर्बादी को रोकी जाए। वर्षा जल को बहने से रोका जाए, वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए। वर्षा जल से ही संबंधित एक उड़ीसा की योजना भी है, छठा योजना, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि पेट्रोल डीजल वाहन कम करके बैटरी चालन वाहन का प्रयोग करें। तो पेट्रोल डीजल का वाहन के यूज का कम किया जाए। सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए। सौर ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग किया जाए, क्योंकि ये असीमित मात्रा में, इसको आप ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा जो है वो असीमित मात्रा में है, तो इसका उपयोग अधिक से अधिक किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। मटर कुल के पौधे की जड़ का नामांकित चित्र बताइए। तो मटर कुल के पौधे का जो चित्र है ये देख लीजिए बना है। तो इसमें जो जीवाणु होते हैं नाइट्रोजनीकृत जीवाणु होते हैं। तो इसलिए ये जो मटर कुल के जो पौधे होते हैं ये पृथ्वी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं? आपकी खेती की उर्वरता को बढ़ाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनीकृत जीवाणु होते हैं वह खेती की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो जितने भी दलहनी फसल होती हैं उनके चित्र अगर पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे? आप ऐसे करके ऐसे बना दीजिएगा, बीच में गोले गोले लगाकर उसमें आप लिख दीजिएगा नाइट्रोजनीकृत जीवाणु और नीचे लिख दीजिएगा। और इसलिए नाइट्रोजनीकृत जीवाणु होने के कारण ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक रसायन का क्या प्रयोग है? कार्बनिक रसायन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक के श्रृंखलन की विशेषता का उदाहरण हमें देना है। या फिर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं, इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में पदार्थ को अनेक प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक कहते हैं। अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। तो जंतुओं और वनस्पतियों में उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थ, चट्टान, भूगर्भ आदि जैसे निर्जीव स्रोतों में उपलब्ध पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो जंतुओं और वनस्पतियों में जो कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध होते हैं उन्हें
जो उपलब्ध पदार्थ होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, जीवधारियों में जो पदार्थ उपलब्ध होते हैं उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, तथा खनिज पदार्थों में चट्टानों भूगर्भ जैसे निर्जीव स्रोत में जो पदार्थ उपलब्ध होते हैं उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। जैसे चीनी, यूरिया, अल्कोहल, सिरका और कार्बनिक यौगिक वर्ग में क्या आते हैं? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। सन 1828 में व्हेलन ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। तो पहला कार्बनिक यौगिक जो बनाया गया, इसको आप ध्यान रखिएगा, पहला कार्बनिक यौगिक जो बनाया गया वो कौन सा था? वह यूरिया था। इसमें क्या किया गया? अमोनियम साइनाइड को गर्म किया गया तो क्या निकला? NH2CO NH2। इसको आप लिख देंगे NH4CNO, हीट यहाँ लिख दीजिएगा, तो NH2CO NH2 लिख दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यूरिया का निर्माण किया गया। तो ये पहला कार्बनिक यौगिक था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, चलिए। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है वह कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अगला प्रश्न है इसी में था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों को रासायनिक संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो वैसा ऐसा रासायनिक संयोग जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, C भी हो, कार्बन भी हो, H भी हो, वे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे CH2, CH4, C2H6, तो ये है CHO ग्रुप जो होता है। तो इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, इसलिए हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उदाहरण के रूप में अल्केन जो होते हैं, इसको आप लिख दीजिएगा, अल्केन जो होते हैं वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें जो मेथेन जैसे होते हैं तो इसमें जो कार्बन बॉन्ड होता है वह सिंगल बॉन्ड होता है, चारों तरफ एक एक एच होते हैं। असंतृप्त यौगिक दो प्रकार के होते हैं। असंतृप्त यौगिक क्या कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, मतलब एक द्विबंध होना ही चाहिए या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसमें कौन से आते हैं? इसमें दो आते हैं, अल्कीन और अल्काइन। इसको आप ध्यान रखिएगा, अल्कीन और अल्काइन, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? कम से कम एक द्विबंध होता ही है। जैसे अगर बनेगा एक द्विबंध बनेगा, बाकी एक तो रहेंगे ही, तो एक द्विबंध बनेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? मीथेन प्राकृतिक गैस और तेल कुप्पों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होती है। दलदली स्थानों में पेड़ पौधे व अन्य कार्बनिक यौगिक के सड़ने से उत्पन्न गैसों का ये जहाँ होती है वहीं उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। तो मार्स गैस क्यों कहते हैं? चूँकि ये दलदली स्थानों में पेड़ पौधे या अन्य कार्बनिक रासायनिक पदार्थ जहाँ सड़ते हैं वहाँ ये उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अपरूप किसे कहते हैं? कार्बन के अपरूपों का उल्लेख किसी रासायनिक तत्व का दो से अधिक मुक्त सरल पदार्थों की अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ को अपरूपता या अपरूप कहलाती है। जैसे प्रकृति में कार्बन दो रूपों में पाया जाता है, क्रिस्टलीय रूप में, इसमें कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट, और अक्रिस्टलीय रूप जिसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जैसे लकड़ी का कोयला, जंतु चारकोल, सुगम चारकोल, लैंप ब्लेक आदि। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हीरा तथा ग्रेफाइट की तुलना। हीरा अति कठोर होता है, ग्रेफाइट कोयले का पदार्थ होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, इसको ध्यान रखिएगा, और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। हीरा पारदर्शी होता है और ये क्या होता है? इसका रंग भूरा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हीरा जो पारदर्शी होता है और ग्रेफाइट का रंग भूरा होता है। हीरा का घनत्व जो होता है इतना होता है 1.50 ग्राम प्रति घन सेमी, और ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है 2.2 ग्राम प्रति घन सेमी। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर त्रिविमीय रचना बनता है, इसमें 3D फिगर बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर षटकोणी, इसमें कैसा, इसमें ऐसी रचना बनती है, इसको आप बना दीजिएगा, इसमें ऐसी रचना बनती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें षटकोणीय बनती है हेक्सागन, इसमें 3D रचना बनती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, लिख दीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए ईंधन कितने प्रकार के? तो ईंधन, पहले ईंधन होते हैं घरेलू ईंधन जिनका हम घरेलू उपयोग करते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, केरोसिन, द्रवित पेट्रोलियम या LPG आदि घरों में प्रयुक्त होने वाले होते हैं। दूसरे होते हैं औद्योगिक जिन्हें उद्योगों आदि में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। तीसरे इंजन ईंधक होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल आदि जो इंजनों में प्रयुक्त होते हैं। तो चौथे होते हैं रॉकेट इंजन, जो रॉकेट आदि में यूज होते हैं, जैसे मीथेल हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन आदि जेट रॉकेट में यूज होता है। नाइट्रोजन भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि ईंधन परंपरागत ईंधन क्या होते हैं? जो पहले से यूज, बहुत पुराने समय से यूज हो रहे हैं, वे परंपरागत रूप से ईंधन कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी बहुत समय से यूज हो रहा था, प्राचीन काल से। कोयला, गोबर के कंडे जो होते हैं, कृषि अपशिष्ट होते हैं, पेट्रोलियम आदि, ये ईंधन के परंपरागत रूप है, क्योंकि ये बहुत पहले से यूज हो रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित है? बताइए हीरा में कार्बन परमाणु जो होते हैं किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? हीरा में कार्बन का एक परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है।
कार्बन परमाणु को चतुष्फली व्यवस्था के कारण यह पूर्ण आबद्ध कठोर और त्रिविमीय संरचना में होती है। इसको आप लिख दीजिएगा। एक परमाणु जो होता है हीरे में कार्बन का, वह 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और ये चतुष्फली व्यवस्था के कारण ये बहुत कठोर हो जाता है और 3D रचना बनाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, 3D रचना। इतना आप लिख देंगे पूरा नंबर आपको मिलेगा। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, इसको बताइए। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? हीरा जो होता है कार्बन का एक पारदर्शी प्रूफ होता है, मतलब आर पार इससे हम देख सकते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणु जुड़ा होता है। इस व्यवस्था से यह 3D संरचना बनाता है और विशेष ढंग से कटे हुए हीरे पर प्रकाश जो होता है वह रिफ्लेक्ट होता है और हीरे के अंदर प्रवेश करता है और जिससे अंदर ही पूर्ण परिवर्तित होकर, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, अंदर ही पूर्ण परावर्तन हो जाता है और जो रोशनी अंदर जाती है वो विभिन्न बहुत बार टकरा कर बाहर निकलती है, इसलिए वहाँ चमकदार हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग आभूषण के रूप में होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव पर संक्षिप्त लेख लिखिए। वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या मीथेन आदि की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल की औसत तापमान वृद्धि को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आदि। और जो वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैस जो वायुमंडल की ऊष्मा को बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और इस प्रभाव क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस वास्तव में कांच या ग्लास के बने छोटे पौधे का घर होता है। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस कांच या ग्लास के बने छोटे घर का पौधा होता है जिसमें सूरज की ऊर्जा आ तो जाती है, लेकिन उस कांच का वो घर इस प्रकार बनाया जाता है कि ऊर्जा जो है वो बाहर नहीं जा पाती है और उसी ऊर्जा को संरक्षित करके क्या किया जाता है? खेती की जाती है घास पे। और ये कहाँ यूज हो जाता है? जहाँ बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे ध्रुवों पे बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए बहुत कम ऊर्जा जब एक आध बार धूप निकलती है तो कांच के घर में धूप कैद हो जाती है, तो उसी से कृषि किया जाता है और वहाँ अब कृषि की जा सकती है। तो इसलिए ग्रीन हाउस इसे कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव का धरती पर बढ़ते तापमान में क्या संबंध है, बताइए। ग्रीन हाउस से धरती पर तापमान कैसे बढ़ रहा है, तो इसको आप लिख दीजिएगा। जैसे कि ये उदाहरण पढ़ लीजिएगा। यदि तपती हुई धूप में खड़ी कार की सभी खिड़कियां बंद कर दी जाएं और कार के अंदर असहनीय गर्मी हो जाती है, क्योंकि प्रकाश जो होता है खिड़कियों के शीशे से गुजरकर अंदर तो आ जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। प्रकाशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है वह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और वहीं रह जाती है और कार को गर्म कर देती है। ग्रीन हाउस या पादप गृह पौधे उगाने के लिए बनाए जाते हैं और इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चूंकि वे शीशे के बनाए जाते हैं अतः प्रकाश अंदर पहुंच जाता है किंतु उसमें बाहर नहीं निकल पाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण भी ऐसा ही सूर्य का प्रकाश जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका भी गुण ऐसा है, वह वायुमंडल में विद्यमान है, जो सूर्य के प्रकाश को आने तो देती है लेकिन बाहर निकलने नहीं देती है, जिस वजह से पृथ्वी की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। पृथ्वी की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसको आप लिख दीजिएगा। क्योंकि पहले उदाहरण लिखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये गुण होता है कि वह पृथ्वी की जो सूर्य से आने वाली उष्मा होती है वो पृथ्वी पर आने तो देती है लेकिन बाहर निकलने नहीं देती है, जिस कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वह पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं। तथा इसका प्रभाव लिख दीजिएगा कि बढ़ने से क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमेह के रोगियों को अपने जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करना चाहिए। हर रोगी की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है तथा उसे उसी प्रकार योजनाबद्ध करना चाहिए और उसी के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिनका वजन समान है, अर्थात जो ना अधिक मोटे हैं, ना दुबले हैं, ना उनके मूत्र में कीटोन उपस्थित नहीं होता, उन्हें केवल व्यायाम तथा व्यवस्थित आहार से लाभ होता है। तो अगर आप ना बहुत मोटे हैं ना बहुत दुबले हैं तो आपको क्या केवल व्यायाम और व्यवस्थित संतुलित आहार लेना है, तभी आपका लाभ हो जाएगा उसी से। और इनको इंसुलिन की आवश्यकता उतनी नहीं होती। इंसुलिन जो सुई होती है जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है, उनकी उतनी भी आवश्यकता नहीं होती। मोटे लोग के आहार को विशेष रूप से संयमित करने की आवश्यकता होती है। जो बहुत मोटे होते हैं उनके आहार को विशेष रूप से संयमित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें ग्लूकोज की मात्रा पहले से ही बहुत अधिक होती है और साथ साथ उन्हें शारीरिक परिश्रम करने की भी आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों के आहार में उन्हीं भोज्य पदार्थों को समावेश होना चाहिए जो मोटापा कम करे। तो इन्हें ऐसा आहार करना चाहिए जो मोटापा कम करे। दुबले व्यक्ति को केवल आहार नियंत्रण से ही लाभ ना हो तथा उन्हें अंततः इंसुलिन या अन्य संबंधी औषधियाँ ही देनी होगी। मतलब दुबले व्यक्ति को क्या होता है, आहार नियंत्रण से लाभ नहीं होता है, उन्हें इंसुलिन आदि भी देनी पड़ती है। बच्चों में मधुमेह की अवस्था कभी कभी देखी जा सकती है। तो बच्चों में मधुमेह की अवस्था जो उत्पन्न होती है उसमें चिंता का विषय है। इनके भोजन पर नियंत्रण रखना कठिन होता है। बच्चे अपनी रुचि का भोजन तथा मिठाइयों के लिए परेशानी करेंगे, अतः उनकी व्यवस्था पूर्ण ज्ञान करना और भोजन एवं दिनचर्या के प्रति शिक्षित करना आवश्यक है। तो उनको क्या कर सकते हैं हम, उनकी अवस्था के बारे में हमें बताना है कि बेटा आपको ये हो गया है, आपको ये नहीं खाना है, और उनका एक मतलब टाइम टेबल फिक्स कर देना चाहिए। बेटा ठीक है, आप इस दिन आप इसमें थोड़ा सा मीठा खा सकते हैं, आप मिठाई खा सकते हैं। इस प्रकार उनको संतुलित दिनचर्या बनानी है आपको। वैसे तो मधुमेह का उपचार मुख्यतः भोजन को व्यवस्थित करने से ही हो जाता है, परंतु यदि भोजन व्यवस्थित करने के पश्चात भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो
और मूत्र में निरंतर ग्लूकोज निष्कासित होता रहा तो इंसुलिन या अन्य औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह को कम करने के लिए किया जाता है। आहार व्यवस्थित करते समय हमें क्या बातें ध्यान देनी है? आहार में उन्हीं भोजन पदार्थों का समावेश किया जाए जो मोटापा को कम करे, वजन तथा लंबाई के अनुसार सामान्य हो, अधिक श्वेताश्र युक्त भोज्य पदार्थ ना करें, मतलब जिसमें ग्लूकोज अधिक हो उसमें उस भोजन पदार्थ को हमें कम यूज करना है, जैसे चावल आलू आदि जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा मिलता है उस भोज्य पदार्थ को हमें कम करना है। भोजन की मात्रा उतनी हो जितनी निर्धारित कैलोरी हो प्राप्त कर सके, तो हमें जितनी प्राप्त करनी, जैसे हमें अगर मान लीजिए हम मेहनत करने वाले हैं तो हमें 2100 कैलोरी प्राप्त करनी है, तो हमें उतना ही भोजन करना चाहिए जितने की 2100 कैलोरी की पूर्ति हो जाए, ना कि अगर हमें चाहिए 2100 कैलोरी हम ले रहे हैं 3100 कैलोरी, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और ये अधिक कैलोरी जो होगी वो बहुत दिक्कत कर जाएगी फिर बाद में। भोजन मरीज के लिए रुचिकर हो, जो भोजन हो मरीज के लिए रुचिकर भी होना चाहिए तथा आकर्षक ढंग से परोसा जाए। तो चूँकि वैसे ही संतुलित आहार दिया जा रहा है, इसलिए क्या किया जा सकता है कि मरीज का जो भोजन हो वह रुचिकर होना चाहिए और उसे आकर्षक ढंग से परोसा जाए। अगला प्रश्न है कि उक्त रक्तचाप बीमारी क्या है, इसके क्या कारण बताइए। उक्त रक्तचाप बीमारी क्या है, इसके कारण बताइए। ऐसी परिस्थिति जिनमें रक्त के द्वारा धमनियों पर लगाया जाने वाला बल सामान्य से अधिक हो जाता है उसे रक्तचाप कहते हैं। तो उक्त रक्तचाप कैसे हो जाता है? चलिए मान लेते हैं ये हमारी धमनी है जो रक्त को ले जाती है, और आप बहुत ऑयली फूड अगर खा रहे हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ब्लॉक हो जाता है, यहाँ वो ऑयली फूड होकर जमा हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ से मान लीजिए रक्त आ रहा है, रक्त की कणिकाएँ आ रही हैं, तो यहाँ जो पहले पूरे से जाती थी वो अब यहाँ से जाएंगी, तो यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो यही जो प्रेशर बन जाता है बहुत ज़्यादा, इसे क्या कहते हैं? उक्त रक्तचाप कहते हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। और रक्तचाप बीमारी के कारण क्या होते हैं? व्यस्त जीवन शैली का होना। अब जीवन शैली व्यस्त होती है, आहार का खराब होना, आप इम्प्रॉपर डाइट करें जैसे मैंने बताया, और तनाव का होना, तनाव होगा तब भी रक्तचाप अधिक होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उक्त रक्तचाप के लक्षण। उक्त रक्तचाप की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है व्यक्ति के सिर में दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं तथा दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और दूसरी अवस्था क्या होती है? दूसरी अवस्था में रोगी प्रारंभिक अवस्था में कोई उपचार नहीं लेता है तब उल्टी होने लगता है, जी घबराने लगता है, अत्यधिक बेचैनी हो जाती है, पाचन संबंधी विकार शुरू हो जाते हैं और आंखों में धुंधलापन छाने लगता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, और नींद भी नहीं आती है। तीसरी अवस्था क्या होती है? तीसरी अवस्था भयानक अवस्था होती है जिसमें हृदय की गति अवरुद्ध होने लगती है, नाक से खून आना तथा दिमाग की नली फटने से मरीज बेहोश भी हो सकता है, गुर्दे खराब होने लगते हैं तथा हृदय की गति रुकने से रोगी की मृत्यु हो जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला चलिए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैंने पढ़ा दिया, इंसुलिन क्या है। प्रश्न है सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा मतलब जो ग्लूकोज की मात्रा है वो भोजन से पहले और भोजन के बाद कितनी होनी चाहिए? सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में खाने से पहले रक्त की मात्रा कितनी हो जानी चाहिए? 70 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। तो 70 से 110 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में, तथा खाने के बाद यह कितना होना चाहिए? खाने बाद ये कितनी हो जानी चाहिए? 110 से 140 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर खून के हो जानी चाहिए, और फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है और मधुमेह हो जाने पर यह समान स्तर नहीं हो पाता, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है? जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है, इसको बताइए। इसका जो संक्रमण होता है वह किससे होता है? तो जापानी जो इंसेफेलाइटिस होता है वह एक प्रकार का दिमागी बुखार है। तो ये जो रोग है जापानी इंसेफेलाइटिस, यह एक प्रकार का दिमागी बुखार है जो वायरस संक्रमण की वजह से होता है। यह एक खास किस्म का वायरस के द्वारा होता है जो मच्छर जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं और उनसे काटने से होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रतिजैविक दवाएं क्या होती हैं? तो प्रतिजैविक दवाएं जो एंटीबायोटिक होती हैं वे क्या होती हैं? तो प्रतिजैविक दवाएं वह होती हैं जो बीमारियों के विषाणुओं को मारती हैं तथा रोगों से लड़ने वाले जीवाणुओं को बल प्रदान करती हैं। इनका उपयोग ऑपरेशन के बाद घावों को सुखाने में, वायरल फीवर और जुकाम, पेट दर्द आदि जैसी बीमारियां, हैजा, चेचक, पेचिश आदि को ठीक करने में होता है। तो प्रतिजैविक दवाई क्या होती हैं? जो बीमारियों के विषाणुओं को मारती हैं तथा रोगों से लड़ने वाले जो जीवाणु होते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी होती हैं, उनको और बल प्रदान करती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। वन संरक्षण एवं वन जीव संरक्षण के 2 उपाय। वन संरक्षण के उपाय देखते हैं। जनन द्रव्य का संग्रह और संरक्षण करना चाहिए और जीन बैंक की स्थापना करनी चाहिए। वन जीव संरक्षण कैसे कर सकते हैं? प्राकृतिक आवास प्रबंधन मतलब बायोस्फीयर रिजर्व आदि, टाइगर रिजर्व आदि बनाना चाहिए। उद्यागों संरक्षित क्षेत्रों में जंतु विहारों की स्थापना करनी चाहिए, जो मैंने बताया दोनों यही करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसी संरक्षण से संबंधित आपके प्राकृतिक संरक्षण भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रकृति से संरक्षित भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न है कि पत्तियों के कार्य क्या होते हैं? पत्तियों के कार्य हमें लिखना है। पत्तियां क्या करती हैं? पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, पौधों के लिए सांस लेने का काम करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं, पत्तियां उत्स्वेदन की क्रिया करती हैं को नियंत्रित करती हैं, कलिकाओं का सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो कली जो होती हैं जो बाद में फूल या फल बनते हैं उनको सुरक्षित करती हैं, उत्स्वेदन अर्थात जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको नियंत्रित करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं, सांस लेने का काम करती हैं, पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं?
किसी तल से परावर्तित ध्वनि को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि क्या है? इको। तो जैसे कि हम चिल्लाते हैं, अगर किसी दीवार के सामने चिल्लाते हैं तो जो कुछ 10 सेकंड बाद जो आवाज़ आती है उसे ही प्रतिध्वनि, जो हमारी आवाज़ वापस आ जाती है, जो खाली स्थान पे ये अक्सर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। तो किसी तल से परावर्तित ध्वनि को ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्ती तल के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर होनी चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? ऊष्मा का मात्रक बताइए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको किसी वस्तु में होने वाले गर्म प्रतीत होते हैं तथा निकल जाने पर वस्तु ठंडी हो जाती है। तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे किसी वस्तु में अगर वह होती है तो गर्म प्रतीत होता है, और जब ये ऊष्मा निकल जाती है तो वह ठंडू प्रतीत होने लगती है। ऊष्मा को जूल से MKS पद्धति में नामा जाता है तथा इसकी जो एसआई यूनिट है वह क्या है? कैलोरी और किलो कैलोरी। तो ऊष्मा की क्या कौन कौन सी मात्रा है? MKS पद्धति में जूल है तथा वैसे कौन सी है? कैलोरी। और एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल। इसको ध्यान रखिएगा। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ होती हैं? ऊष्मा संचरण की विधि देख लीजिए। संचालन, संवहन और विकिरण। संचालन क्या है? यह वह विधि है जिसमें ऊष्मा स्वयं चल जाती है। जैसे चिमटे से आग पकड़ते हैं या रोटी सेकते हैं तो उसका एक सिरा आग से संपर्क में होता है, तब धातु के अणु जो होते हैं उस ऊष्मा के दूसरे अणुओं को आगे से आगे करते जाते हैं। मतलब आगे ये अणु हैं, मान लीजिए ये चिमटा, यहाँ एक अणु है, अगर गर्म हुआ यहाँ तो ये दूसरे अणु के, यहाँ अणु तो हर जगह होते हैं, तो ये दूसरे अणु को ऐसे धक्का देता जाता है, तो ये यहाँ भी इस भाग में ही गर्म होता है। इसे क्या कहते हैं? संचलन कहते हैं। ऊष्मा संचरण की चालन विधि देख लेते हैं क्या कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। गर्म करने पर पदार्थ के अणु अपने स्थान नहीं छोड़ते बल्कि तप्त अणु अपनी ऊष्मा अपने आसपास वाले अणु को देते हैं। इसे जो संचालन विधि है इसे ही चालन विधि कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। सुचालक तथा कुचालक किसे कहते हैं? तो सुचालक जिन वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है उन्हें सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। और कुचालक कहते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, कांच ले लीजिए, ये है कुचालक। एक कैलोरी से आप क्या समझते हैं? एक कैलोरी क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल को ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है कि फ्यूज क्या होता है। फ्यूज आप लोग अपने घरों में देखते होंगे। फ्यूज क्या होता है? जब किसी परिपथ, किसी सर्किट में आवश्यकता से ज़्यादा करंट आ जाता है तो वह फ्यूज जो होता है वह विद्युत के प्रभाव को जो रोक देता है उसे फ्यूज कहते हैं। देख लीजिए, परिपथ या सर्किट में जो एक प्रोटेक्टिव अवयव होता है जो एक निश्चित मात्रा से अधिक धारा बहने पर जो वो सर्किट होती है उसके विद्युत के प्रभाव को रोक देता है। साधारण हीटर, फ्रिज में 5 से 10 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है। तो ये फ्यूज क्या होता है? जब आवश्यकता से अधिक करंट आ जाता है हमारे घर आदि में, विभिन्न एप्लियंस में, मतलब विभिन्न उपकरणों में, तो वह क्या करता है? वह विद्युत को रोक देता है और फ्यूज की जो तार होता है उसको गला देता है। तो ये फ्यूज होता है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। और प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत कैसे होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू तथा कुछ समुद्री जलीय मछलियाँ आदि भी प्राकृतिक स्रोत होती हैं प्रकाश की। कृत्रिम स्रोत जैसे जलती हुई मोमबत्ती, मिट्टी के तेल का लैंप, दोपक टॉर्च, सौर लालटेन, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट आदि कृत्रिम प्रकाश होती हैं। तो प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश का परावर्तन तथा उनका नियम क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों की सतह द्वारा पुनः उसी माध्यम में वापस भेज देना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश जो होती है वह किरणों को सतह द्वारा पुनः उसी माध्यम में भेज देती है। दूसरे परावर्तन मतलब माध्यम जो है बदलता नहीं है। जैसे कि आप यहाँ लाइट डालेंगे तो इधर भेज देगा, वो माध्यम तो वही रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के प्रकार देखते हैं। परावर्तन के प्रकार 2 होते हैं, नियमित और अनियमित। नियमित क्या होता है? जब चिकनी सतह पर होने वाला परावर्तन का नियमित परिवर्तन कहते हैं। तो जो चिकनी सतह होता है उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन किसी एक ही दिशा में होता है। जैसे समतल दर्पण पर आप डालेंगे तो जितनी बार लाइट डालेंगे वो इधर ही जाएगी। अनियमित परावर्तन क्या होता है? खुदरी सतह पे होता है। तो खुदरी सतह पे होने के कारण इसे अनियमित कहते हैं। मतलब यहाँ लाइट पड़ेगी, यहाँ उभरा है तो इधर जाएगी, पता जहाँ दबा होगा वो इधर जा सकती है। तो ये अनियमित परिवर्तन होता है, परावर्तन होता है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मतलब क्या कहता है? साइन आई जो होता है बराबर साइन आर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन मतलब लाइट जो होती है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम चली जाती है। जैसे कि इधर, जैसे कि यहाँ लाइट, ये जल की सतह पड़ी, ये यहाँ से वायु से होकर लाइट आ रही है, वायु माध्यम है, और वायु यहाँ अंदर जो समुद्र में चली गई थी ये जल माध्यम है। तो जल जो जब माध्यम बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। परावर्तन क्या है? जब माध्यम एक ही रहता है, मतलब वायु से वायु में ही संचरण हो रहा है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तरंग के प्रकार बताइए। तरंग, यांत्रिक तरंग वे तरंग जिनका संचरण के लिए भौतिक माध्यम अति आवश्यक होता है, वे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं अथवा प्रत्यास्थ तरंगे कहलाती हैं। अथवा वे तरंगे जो किसी ठोस द्रव या गैस पदार्थ के कणों के दोलनों द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा आगे बढ़ती हैं, ये यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। जैसे वायु में ध्वनि तरंगे, जल में गिरी पत्थर के कारण उत्पन्न तरंगे, रस्सी में दोलन के द्वारा उत्पन्न तरंगे आदि। माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगे दो, यांत्रिक तरंगे कितनी प्रकार की होती है? दो, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? चलिए देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। जब किसी तरंग के माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं तो उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। तथा अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? जब किसी तरंग के माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं तो उसे तरंग अनुदैर्घ्य तरंग कहलाते हैं, जिसको आप ध्यान से लीजिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस क्या है? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ अथवा एक पृष्ठ वक्र है और दूसरा पृष्ठ समतल होता है। तो लेंस क्या होते हैं? जो किसी पारदर्शी माध्यम का टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ अथवा एक पृष्ठ वक्र है और दोनों पृष्ठ समतल होते हैं तथा वो क्या करता है? वह ऊर्जा या रोशनी का परिवर्तन करता है। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल कन्वेक्स और अवतल कनकेव, जिसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए। प्रश्न है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति दूर की चीज़ों को आसानी से देख लेता है परंतु उसके पास की वस्तु धुंधली दिखाई दे रही है। और हाइपरमेट्रोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से दूर जाकर बनता है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? व्यक्ति दूर की चीज़ें आसानी से देख लेता है और उसके पास की वस्तुएं धुंधली दिखाती है। तथा मायोपिया क्या होता है? इसी का उल्टा। मायोपिया में क्या होता है? नज़दीक की जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें क्या है? वह नहीं दिखती हैं। और इसमें जो रेटिना पे जो चित्र बनता है वह कहाँ? बहुत पहले रेटिना से, वो पर्दे से पहले ही बन जाता है। इसको ध्यान रखिए। मायोपिया क्या होता है? नज़दीक की चीज़ें अच्छी दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।